कम्युनिस्ट तो 1957 वाले चुनाव में जीते थे। उससे पहले की जो पार्टियां थी उसके बारे में जानते हैं। पहले की पार्टियां कौन कौन सी थी? एक थी सोशलिस्ट पार्टी करके, सोशलिस्ट पार्टी। एक थी कम्युनिस्ट पार्टी और एक था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, ये 3 पार्टियां थी उस टाइम। और चौथी जो अपोजिशन पार्टी हम सीधे सीधे कह सकते हैं वो कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी। ऐसा नहीं एक पार्टी उस टाइम में मिली, पार्टियां उस टाइम में मिली। केरल में जो कम्युनिस्ट में जीते वो बाद में होती है, देखो पहले सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस के अंदर जितने मनमुटाव हुए हैं, जितने भी विरोधाभास के जो विरोध के स्वर उठे, उसके बाद में क्या हुआ? कांग्रेस हमेशा बढ़ती गई, कभी नरम दल में, कभी गरम दल में, कभी कांग्रेस और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में, एक कांग्रेस ओरिजिनल में, कुछ इस प्रकार से मतलब अलग अलग भागों में बढ़ती रही। बाद में भी कालांतर में भी बढ़ेगी, अभी भी। तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी ना, वो 1934 के अंदर कांग्रेस के अंदर थोड़े से समाजवादी के स्वर एक साइड हुए, थोड़े से स्वर एक साइड हुए, थोड़े से विरोधाभास के स्वर होने लगे। तो 1934 के अंदर ये बढ़ना शुरू हो गया कांग्रेस जो है। यानी मेन पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। तो कोई भी नेता अगर जुड़ेगा पहले तो वो किससे जुड़ेगा? कांग्रेस से जुड़ेगा। और उसके बाद में वहां से सारी रणनीति सीखेगा, और रणनीति सीखने के बाद में क्या करेगा? वो अपनी नई पार्टी बना लेगा। आज भी नेता लोग यही कर रहे हैं। तो 1934 के अंदर वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में 1941 आते आते कौन सी पार्टी का जन्म हो गया? सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी का जन्म हो? सोशलिस्ट पार्टी। एक व्यक्ति हुए नरेंद्र सेन करके, ब्रैकेट में ये कोर्ट में दे रखा होगा आपके, देखो नरेंद्र सेन करके दे रखा है ना कोर्ट में अगले। हाँ, नरेंद्र सेन जी, नरेंद्र देव करके, आचार्य नरेंद्र देव करके, ये सेन वो नहीं है, अभी नहीं। नरेंद्र देव ये जो है ये सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य कर्ता थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सोशलिस्ट पार्टी के कौन थे? फाउंडर थे। कौन थे? संस्थापक थे ये सोशलिस्ट पार्टी। नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव नाम लेते हैं इनका, आचार्य। पहले ये फौज में हुआ करते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। बाद में इन्होंने पॉलिटिकल ज्वाइन किया और फिर अपनी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी बनाई। अब इसके अंदर 2-3 चीजें ध्यान में रखना कि जो समाजवाद है उसका सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं विद्रोही हो रही है। 1955 आते आते क्या है? 1941 में अलग हुआ है। 1955 आते आते क्या हुआ कि जो समाजवाद के जो स्वर थे ना, वो थोड़े और बिगड़ने लगे। एक साइड लोकतंत्र कायम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र संविधान लिखा जा चुका है, सारी बातें और रखी है। अब सोशलिस्ट पार्टी जिस किसी भी मुद्दे को लेकर के चले, सोशलिस्ट पार्टी में हम ये करेंगे, हम समाजवाद के समर्थक हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो कांग्रेस उसके अंदर उसको अपनी जगह देती है। सोशलिस्ट पार्टी अपना एक जो भी मैनिफेस्टो है वो जारी करे कि हम समाजवाद के समर्थक हैं। कांग्रेस बोलेगी कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हम तो समाजवाद के समर्थक हैं। ये बोलेगी हम गरीबों की सहायता करेंगे, बोले हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि गरीबों का भला हम करेंगे। फिर कहे कि जो लोकतंत्र है वो सबका होना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, बोले हमने तो कायम ही कर दिया है। यही हो रहा है। तो जहां जो चीज कांग्रेस को मिली, कांग्रेस ने क्या किया? उसको अपनाया, छोड़ा नहीं, उसको अपना लिया। अब ऐसी चीजें कि एक नई पार्टी आए और वो उन मुद्दों को डिक्लेयर करे जो मुद्दे पहले से कांग्रेस के पास है, तो कितने परसेंट चांस है कि सोशलिस्ट पार्टी जीतेगी? कितने परसेंट चांस है कि सोशलिस्ट पार्टी जीतेगी?
एक तो अपने एरिया के अंदर पुराना व्यक्ति है जो पहले से यही रह रहा है, वो चुनाव में खड़ा हो जाएगा, वो कहेंगे हमारे ये मुद्दे हैं, आप मुझे वोट दीजिएगा, आप मुझे जिताइए। अपने क्या कहेंगे कि ठीक है, एक तो ये अपना जाना पहचाना बंदा है, काम भी करेगा, नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं से हम इसको पहलवा के काम करवा तो सकेंगे। एक व्यक्ति नया आता है, वो सेम बातें कहता है, हम ज्यादा विश्वास किस पे करेंगे? जो लोकल है। कुल मिला के कांग्रेस लोकल तो नहीं थी, कांग्रेस लोकल तो नहीं थी, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी थी, एक कद्दावर पार्टी के रूप में निखर रही थी, सामने आई है। तो ज्यादा लोगों का भरोसा सोशल पार्टी पे होगा, सोशलिस्ट पार्टी पे होगा या कांग्रेस पे होगा? कांग्रेस पे होगा। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति हम यहाँ से समझ सकते हैं कि वो क्यों 3 आम चुनाव में लगातार जीत में रही थी। हम ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में जो कम्युनिस्टों की जीत हुई थी वो भी हुई थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई थी। केरल में कम्युनिस्ट जीतते हैं, वो विधानसभा चुनाव में जीतते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो बढ़त बनाई, अपनी सरकार बनाए रखी सेंट्रल के अंदर, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में ये कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत लंबा थोड़ा इतिहास नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी का। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी देखेंगे तो देखिए 1920 के अंदर ये वैसे तो रूसी वगैरह जो बोल्शेविक वगैरह थे वहां से निकल करके आए। वहां के जो लोग थे थोड़े से गर्म दल के लोग थे, गर्म दल के कह सकते हैं, सीधे सीधे थोड़े से गर्म दिमाग के लोग थे, उन्होंने मिलकर के एक पार्टी बनाई और इन्होंने क्या किया, साम्यवादी जो थे 1935 के, देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि 1935 में साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर के काम किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये भी किसके दायरे में रहकर के काम कर रही है? कांग्रेस के दायरे में रहकर के काम कर रही है। अगर हम पीछे देखेंगे जो सोशलिस्ट पार्टी है हमने उसमें देखा, तो उसके अंदर देखिए कौन कौन है। जयप्रकाश नारायण, सोशलिस्ट पार्टी में कौन है? जयप्रकाश नारायण। एक अशोक मेहता, मेहता करके और हुआ है, एक अशोक मेहता। अगर हम इनकी थोड़ी सी डिटेल में व्याख्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ना हम जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता को, तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कांग्रेस से कितने जुड़े हुए। हमें अपने आप आसानी से समझ में आ जाएगा कि अशोक मेहता और कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण और कांग्रेस में क्या एकता रही है, क्या उनके बीच संबंध रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकल करके सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी है। 1920 में जो बोल्शेविक क्रांति थी, इसके अंदर जो व्यक्ति थे, जो साम्यवादी नेता थे, साम्यवादी नेता जो लोग थे, उन्होंने किसके अंदर में रहकर के काम किया? कभी ना कभी 1920 से 35 के आसपास में, 35 में कांग्रेस के अंदर में रहकर के काम किया। अब इसके नेता देखो कौन कौन से हैं। A.K. गोपालन, कम्युनिस्ट पार्टी है, A.K. गोपालन। एक है नंबूरीपाद करके आता है, जो बाद में 1957 के अंदर सरकार बनाते हैं। और एक व्यक्ति और मिलता है अपने को इसी के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, A.K. गोपालन और नंबूरीपाद के अलावा नंबूद्रीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदररेड्डी। ये नंबूद्रीपाद है। तो इनको हम देखेंगे और इनकी जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से साम्यवाद की इस पार्टी के अंदर कांग्रेस से जुड़े हुए मिलेंगे। किससे जुड़े हुए मिलेंगे? कांग्रेस से। जब ये दोनों पार्टियों के नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उसके बाद में ये लोगों से जाकर के कहे कि हम समाजवाद का विकास करेंगे, हम गरीबों का भला करेंगे, हम आम जनता के हित में काम करेंगे, तो जनता क्या पूछेगी? नया क्या करोगे? नया क्या करने वाले ये बताओ। ये सारे काम तो कौन कर रहा है? कांग्रेस भी तो कर रही है, और तुम भी तो कहीं कि कांग्रेस से निकले हुए। जब तुम कांग्रेस के नहीं हुए तो हमारे कहां से हो जाओगे? समझ रहे हो बात को? कि जब कांग्रेस के नहीं हुए तो हमारे कहां से हो जाएंगे? तो सिंपल यानी इन पार्टियों ने जो मुद्दे बनाए
घोषणाओं के अंदर उनको शामिल कर रही है, तो ज्यादा चांसेस किसके हैं जीतेगा कौन? कांग्रेस जीतेगी। भारतीय जनसंघ 1951, हालांकि 1952 के जो आम चुनाव हुए ना, उन आम चुनाव में इसको सिर्फ 3 सीटें मिली, सिर्फ 3 सीट मिली भारतीय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनता है, सिर्फ 3 सीटें मिली इसको। लेकिन भारतीय जनसंघ, दीनदयाल उपाध्याय का नाम सुना है या नहीं सुना? दीनदयाल उपाध्याय, इस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था ना, उसको कांग्रेस पकड़ नहीं पाई, चाहकर भी नहीं पकड़ पाई इसके मैनिफेस्टो। भारतीय जनसंघ इसने क्या कहा कि हम एक तो हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। किसके समर्थक हैं? एक तो हम हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। बोले ठीक है जी, आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। दूसरा, एक चीज और इसने, जो वर्तमान में हम सुनते हैं आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके तहत इसने क्या कहा कि एक देश एक संस्कृति और एक देश एक संस्कृति और एक, इसका मुद्दा और था बीच में, एक देश एक संस्कृति और राष्ट्र। ये भी ठीक है। दूसरा, इसने क्या किया, हिंदी भाषा के पक्ष में, हिंदी भाषा का पक्षधर। अब हिंदी भाषा का पक्षधर अगर होगा तो पूरे भारत की अगर बात करें तो पूरे भारत में कितने स्टेट ऐसे हैं जो हिंदी भाषी है? नॉर्थ को छोड़ दो, अपने उत्तर साइड को छोड़ दो, दक्षिण के अंदर हिंदी भाषा तो इतनी वो है नहीं, पॉपुलर नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसको 3-4 स्टेट का तो मिल गया स्पोर्ट भारतीय जनसंघ को, और यही कारण था कि 1952 के आम चुनाव में तो इसको 3 सीटें तो मिलेगी। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं थी, 489 सीटों पर से 3200 विधायकों में से सिर्फ 3 सीट आना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं। 3 सीट का क्या करोगे, जाकर के विपक्ष में बैठ ले जाओ, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं पाओगे। प्रखर विरोध जो है, मुखर विरोध जो है, वो आप चाहकर भी नहीं कर पाओगे। 3 सीटों पर क्या करोगे? 100 व्यक्ति एक साइड है, 3 व्यक्ति एक साइड है, वो चाहकर भी नहीं बोल पाएंगे, और बोलेंगे भी तो भी उनको दबा दिया जाएगा। बोलो तुम तो चुप ही करो यार, वैसे भी तुम्हारी औकात ही क्या है, वो सीधा ये है ना। तो मोस्टली अगर हम बात करें कि कांग्रेस सरकार में क्यों रही, कांग्रेस 1952 से लेकर के और 1967 तक सत्ता में रही थी। कंटिन्यू सत्ता में रहने का मतलब है कि एक प्रभुत्व रहा था, उसका रोब रहा था उसका। 1952 के आम चुनाव जीत किसकी? कांग्रेस की। 1957 के आम चुनाव जीत किसकी? कांग्रेस की। 1962 के आम चुनाव जीत किसकी? कांग्रेस की। अब यहां तक तो कहानी ठीक थी। जब 1967 के अंदर 1957 के जब अंदर आम चुनाव होते हैं ना, 1952 के 5 साल बाद चुनाव हुए, 1957 में, जब 1957 में आम चुनाव हुए ना, तो यहां कांग्रेस ने एक कार्ड खेल दिया। कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये जीत गई केरल में। ये कहां जीती? केरल में। अब थोड़ा सा रहेगा तो केरल में कम्युनिस्ट होगी जी। केरल में उस टाइम में क्या है कि विधानसभा के जो चुनाव थे, पहले क्या है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे। उसके बाद में क्या हुआ, जब 1972 के जो आम चुनाव थे, 67 के बाद में 72 में होने थे चुनाव 5 साल बाद में, 67 के बाद में 72 के चुनाव होने थे 5 साल बाद में। लेकिन इन 72 के चुनावों को इंदिरा गांधी ने क्या किया, कब करवा लिया? 71 में करवा लिया।
तो चुनाव की जो समीकरण थे वो बिगड़ने शुरू हो गए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी जब चुनाव लड़ रही है 1957 के अंदर, लड़े तो इसमें पहले भी है लेकिन कभी जीत हासिल नहीं हुई। जब 1957 के अंदर ये चुनाव लड़ी, उस टाइम में केरल के अंदर सीटें हुआ करती थी 126 विधानसभा सीट। विधानसभा सीट कितनी थी और ये कितनी लेगी? 60 सीटें किसके पक्ष में आ गई? कम्युनिस्टों के पक्ष में आ गई। पूरे के पूरे अगर एक पेज हम पीछे देखते हैं तो वहां पर एक मैप बना हुआ है जिसमें येलो कलर जो है ना वो पूरे का पूरा किसको शो करता है? कांग्रेस का जो प्रदेश है उसको शो करता है। येलो कलर है जो मैप का, उसके अंदर पूरे का पूरा एरिया किसका शो कर रहा है? कांग्रेस का शो कर रहा है। अब इस कांग्रेस के एरिया के अंदर यानी पूरे का पूरा अगर साउथ की बात करें, पूरे का पूरे दक्षिण भारत की बात करें तो एरिया किसका है? कांग्रेस का एरिया। अगर उसके अंदर कोई एक पार्टी अलग से आ जाए तो क्या होगा? कांग्रेस के खलबली मचना लाजमी और कांग्रेस के मची होगी। 126 थी, 126 में से जीतने के लिए कितनी चाहिए थी? 60 और 60 120, 26 है तो 3 और 63 64 सीटें चाहिए। 64 सीटों में से 126 सीटों में से 60 सीटें तो है, चाहिए कितनी? 64 सीट टोटल चाहिए। तो कम कितनी पड़ रही है उसके पास में? 4 तो कम पड़ रही है। अब 4 कम पड़ रही है ना तो यहां पर देखो इसके अंदर एक बात और लिखी हुई है कि आज के टाइम में हम कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवार या स्वतंत्र उम्मीदवार। स्वतंत्र या निर्दलीय। निर्दलीय का मतलब है बिना किसी दल का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को स्वतंत्र इंडिपेंडेंट करके चुनाव लड़ता है। एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, विधानसभा में एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है खुद को इंडिपेंडेंट करते हुए, ना वो कांग्रेस से है ना वो कम्युनिस्ट पार्टी से। अब 60 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी लेगी तो निर्दलीय के पास में क्या होता है कि वो एक तरीके का उसके पास में ये राइट रहता है, अधिकार होता है कि वो चाहे उसके साथ में जाकर के खड़ा हो जाए। अब 126 में से 64 सीटें टोटल चाहिए, 60 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी के पास में है, तो निर्दलीयों का दिमाग तो खराब है, निर्दलीयों का दिमाग तो खराब है, कहीं और जाएंगे। उस टाइम में जो 5 स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने केरल की विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी अपना समर्थन किसको दे दिया? कम्युनिस्ट पार्टी को दे दिया। चाहिए कितनी थी? 64 सीट, हो कितनी भी? 65 सीट। अब हमारे भारत का संविधान ये कहता है कि जब भी राज्य सरकार बनेगी तो जिसके पास में अधिकतम सीटें होगी उसको राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता देगी। बाकायदा न्योता दिया जाता है कि आप आइए, सरकार बनाइए, अपना फ्लोर टेस्ट अपने विधायकों का साइन किया हुआ लेटर लेकर के आइए, जो भी प्रोसेस है वो आप कीजिए, आप सरकार बनाइए, अपना सीएम बनाइए, अपना मुख्यमंत्री बनाइए। राज्यपाल ने न्योता भेजा, किसको भेजेंगे? पार्टी को भेजा, कम्युनिस्ट पार्टी को न्योता दिया कि भाई आप आओ और सरकार बनाओ। और उस टाइम में पार्टी लीडर कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर कौन है? अभी बताया, नंबूदरीपाद, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ होगा। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। राज्यपाल ने नंबूदरीपाद को कहा कि भाई आप आइए, और नंबूदरीपाद इनको बोला कि आप आओ और सरकार बना लो। नंबूदरीपाद सरकार बना ली गई, सरकार बना ली। अब कांग्रेस ये कह रही है कि हमारी जो एक सीट गई है ना, हमारा जो एक स्टेट गया है उसको वापस लिया जाए। तो कुल मिला के सिंपल ये कहें कि
आज जो ये विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है ये आज की नहीं, ये बहुत पुरानी है। जब से देश आजाद हुआ ये तब की कहानियां चल रही है कि विधायकों को इधर से उधर कर दो, उधर से इधर कर दो, इसकी सरकार गिरा दो, उसको बना दो, उसको उसकी सरकार गिरा दो, अपनी बना दो। लोग आज कह रहे हैं कि एक पार्टी जो सत्ता के अंदर है वो दूसरी पार्टी की सरकार गिराने पर तुली हुई है। यहाँ केरल के अंदर सरकार किसकी है? हम बात कर रहे हैं 1957 की। 1957 से पहले हमने देखा था पार्टियां कौन कौन सी हैं। 1957 में केरल के अंदर विधानसभा सीएम कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी का सीएम है ना। अब कांग्रेस क्या कर रही है? अपना कार्ड खेल रही है। हालांकि कांग्रेस कहां? सेंट्रल में है ना, केंद्र में, और ये राज्य में, जैसा कि अपने राजस्थान में है। वर्तमान में राजस्थान में क्या है? राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सेम वैसा ही उस टाइम में केंद्र में कांग्रेस थी और इधर कम्युनिस्ट पार्टी थी। फर्क इतना ही। आजकल तो उसमें बदलाव कर दिया गया है। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 356 आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल से संबंधित है। जब हम आगे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तब इसको और डिस्क्राइब करूंगा कि 356 क्या है। कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया। हालांकि इस पर बाद में बहुत सारे आरोप भी लगे कांग्रेस पर कि इसका आपने गलत उपयोग किया है, ये किया है, वो किया है। सरकार ठीक ठाक तरीके से चल भी रही थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया। अपने दम पे जीते थे ना ये, तो अपने दम पे सरकार बनाई थी। लेकिन फिर भी अनुच्छेद 356 यानी आपातकाल का प्रयोग करते हुए कांग्रेस ने किसकी सरकार को गिरा दिया? केरल की सरकार को गिरा दिया। ये बात है 1959। महज 2 सालों के कार्यकाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार गिरा दी गई। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। मैंने पहले ही कहा था कि आप अपने माइंड को न्यूट्रल रखना, क्योंकि कभी कांग्रेस की अच्छाई सामने आने लग जाएगी, कभी कांग्रेस की बुराई सामने आने लग जाएगी। कोई भी व्यक्ति 100% अच्छा नहीं हो सकता और 100% बुरा भी नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति हो सकता, उसके अंदर अगर 2 अच्छाई है तो 1 बुराई भी हो सकती है, 2 बुराई है तो 1 अच्छाई भी हो सकती है। कोई भी 100% बुरा और कोई भी 100% अच्छा नहीं हो सकता। तो वही चीजें कांग्रेस के अंदर भी, कोई भी पार्टी 100% अच्छी नहीं हो सकती, कोई भी पार्टी 100% बुरी नहीं हो सकती। सरकार गिरा दी यहां तक। देखो एक फोटो दे रखी है ना केरल में कम्युनिस्टों की जीत। नीचे एक फोटो दे रखी है। आगे आगे जो नेता खड़े हैं वो है एमएलसी नंबूदिरीपाल और अपने कार्यकर्ताओं के साथ में 1959 के अंदर उनका मंत्रालय बर्खास्त कर दिया गया था। तो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं नंबूदिरीपाल। अब देखो प्रभुत्व की प्रकृति हमने जो अब तक पढ़ा कि कौन कौन सी पार्टी है और वो जीत क्यों रही थी कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो प्रभुत्व की प्रकृति है वो क्या रही? प्रभुत्व की प्रकृति मतलब कांग्रेस हर बार क्यों जीतती रही? कहानी समझ में आई? कांग्रेस ने 3 आम चुनाव में बढ़त बनाई, 3 आम चुनाव में अपनी सरकार बनाई। क्यों बनाई? समझ में आया? ये जो राम कहानी अब तक हमने पढ़ी उससे समझ में आया कि कांग्रेस क्यों आगे बढ़ रही है या नहीं आया समझ में?